चार पहाड़ जो है हमारे पास में जो है प्रफुल्ल भाई, जो आपके बगल में है नेपाल। तो नेपाल में बालन शाह जो है, बालन बालन शाह शाह ने आ गया। कमाल कर दिया। जेन जेड जिसने शुरू किया वो कमाल कर दिया। और इसका क्या असर पड़ेगा वो मुझे नहीं मालूम। नेपाल के बगल में बिहार है, वहां कुछ और हो रहा है। प्रफुल्ल भाई, नेपाल में जो बदलाव हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? और जो एक ट्रंप और बिहार का जो बदलाव है, ट्रंप जिस तरह से रोज नई भाषा बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है ट्रंप को एहसास हो गया है कि गड़बड़ तो हो चुका है। लेकिन क्या ये बड़बोलापन से अमेरिका का मान बढ़ रहा है? मीगा चला करके, मेक ईरान अगेन करके, क्या उससे राष्ट्र दुनिया में उनकी छवि मजबूत होती है? या जो स्पेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसे सभ्यता के देश के लोग हैं, आप पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं और लड़कियों को मार रहे हैं, छात्राओं को मार रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा। इस पे बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ा सवाल उठ रहा है। आप ट्रंप, मोदी, अब 30 दिन का ये भी सवाल है, राहुल गांधी का कितना मजाक उड़ाया गया। राहुल गांधी अबोध बालक है, राहुल गांधी फलाना है। लेकिन लगातार ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ट्रंप कह रहे हैं कि आप 30 दिन तक के लिए आप तेल खरीदने की इजाजत है। तो जाहिर है आपने इजाजत रोकी हुई थी। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कोई डील तो हुआ नहीं था, कोई पेपर तो हमने साइन नहीं किया था कि अमेरिका से पूछ करके करेंगे। और ये अमेरिका जो है भारत की संप्रभुता के साथ खेलने की इजाजत अमेरिका को कैसे दी जा सकती है? किस तरह से दी गई होगी? जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो कहते हैं मेक इंडिया फर्स्ट, जिनकी बुनियाद ही, जिनका पूरा तना, जिनका शरीर जो है राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवादी व्यक्ति, वो राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने इतना क्यों झुक जाता है? देखिए, नमस्कार। कई सवाल आपने उठा दिए। सबसे पहले तो जेनजी को बधाई। बांग्लादेश से इतर इसकी व्याख्या होगी नेपाल के रिजल्ट की। बांग्लादेश में भी जेनजी का मूवमेंट था, उसने परिवर्तन की बात की थी, लेकिन बांग्लादेश में जो परिवर्तन जेनजी के हिस्से में उतना नहीं आया, उसके अपने कारण हैं। और लेकिन नेपाल में आया है, और यह निश्चित रूप से एक बदली हुई परिस्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति हमारे पड़ोस में दिखेगी। तो उन परिस्थितियों का लाभ भारत किस तरह से उठाता है, यह देखने की बात है। और भारत के खास करके बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश खास करके, हालांकि नेपाल की बहुत लंबी सीमा है हमारे यहाँ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ेगा। और मुझे लगता है बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। बिहार पर तो देखिए कि क्या होता है। सर देखिए, मैं जरा जाता उत्तर हूँ। प्रदेश क्या, अभी तो बंगाल वहां नजदीक है। हाँ, बंगाल नजदीक है, लेकिन बंगाल में यहाँ पर क्या है ना, जिसको कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, तो इसको बोलते हैं केमो। हाँ। यहाँ बांग्ला राष्ट्रवाद ने अपने को केमोग्राफ्ट करके रखा है, अच्छा। यानी कि दूसरा एलिमेंट उसके भीतर नहीं आएगा, वह सुरक्षित होता है। लेकिन जो इनका जो राष्ट्रवाद है, जब आपने सवाल छेड़ दिया तो मैं कहता हूँ, इनका जो राष्ट्रवाद है वो भारत का राष्ट्रवाद नहीं है। भारत का राष्ट्रवाद लेकर तो कांग्रेस चलती है। इनका राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है, वर्ण व्यवस्था आश्रित, वर्णाश्रित राष्ट्रवाद है। तो उस राष्ट्रवाद को जेनजी भेदेगा, भारत राष्ट्रवाद को नहीं भेज सकता है नेपाल का जेनजी, उसको प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, वहां पर हिंदुओं की इतनी जबरदस्त संख्या है, लेकिन ये बार बार कोशिश करते रहे, समझाते रहे कि उसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र कहो, बना भी, हटा भी। अब हिंदू राष्ट्र को लेकर के, घोषित किए जाने को लेकर के नेपाल की अपनी रणनीति है। और यही वह जगह है जहां पर बांग्लादेश के जेनजी और नेपाल के जेनजी में फर्क है। कभी उस पर चर्चा करेंगे तो दोनों के जेनजी की मानसिक बुनावट पर बात करेंगे कि उनका आग्रह धार्मिक रुझानों के प्रति कैसा है। फिर बात यह करते हैं कि इन्होंने जो कहा है 300 साल पुराना रिश्ता है, यह बहुत स्ट्रेटेजिक नंबर है। 300 साल, जरा पीछे चलते हैं टाइम मशीन पर। 300 साल पहले क्या था? मुगल साम्राज्य कमजोर था, हो चुका था। 1707 में औरंगजेब का देहांत हुआ था।
उसके बाद काफी समय हो गया था, तो मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी। लेकिन ईरान की सत्ता का, ईरान का प्रभाव भारत में जबरदस्त था। ईरान के साथ हमारा कारोबार था, और 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन नहीं पाई थी। मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया नहीं बनी थी 1726 में। ये हम लोग 2026 में एग्जैक्टली मैं पॉइंट टू पॉइंट लोकेट कर रहा हूं। तो 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई नहीं थी, बनी नहीं थी, लेकिन मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी, तो उस पर ईरान का जबरदस्त प्रभाव था। और ईरान उसमें में कदर वगैरह का साम्राज्य था, तो आधुनिक आए नहीं थे, और अमेरिका का तो पता ही नहीं था। 1764 में अमेरिका में क्रांति हुई थी। तो इसलिए 300 साल पहले ले जाना चाहता है कि हम उस समय से भारत के साथी हैं, जब भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, और उसके साथ हम खड़े थे, और ब्रिटिश जाकर के वहां पर तूफान मचा दिया। ईरान के साथ हमारा रिश्ता कमजोर हुआ, ब्रिटेन के साथ बढ़ा, और हम 200 साल की गुलामी में चले गए। भारत को यह याद दिला रहा है ईरान कि पाश्चात्य के लोगों के साथ, मैंने ब्रिटेन और अमेरिका और उधर यूरोप के लोगों के साथ दोस्ती का क्या नतीजा होता है। क्या भारत के ब्यूरोक्रेट इस बात को पढ़ पा रहे हैं? 300 साल क्यों कहा, क्यों नहीं कहा 3000 साल? क्योंकि ईरान अपने आप को, भले अमेरिका उसको 1700 से इधर से जोड़े, लेकिन 1953 से जोड़े या 1908 से जोड़े, जब 1908 में ही ब्रिटिश तेल कंपनियों ने वहां पर तेल की खोज की थी, उसके बाद ईरान का स्ट्रक्चर बदलने लगा, ईरान का महत्व भी बदलने लगा दुनिया में। 1908 में ब्रिटिश पेट्रोकेमिकल कंपनी ने खोला था वहां पर, पर्शियन करके, फिर बाद में उसका नाम ईरान दिया गया। आदि। तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जाकर के, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये भले उस समय से ईरान को पहचानते हो, लेकिन जब तक अमेरिका का इस धरती पर गठन नहीं हुआ था, तब तक ईरान ने अपने सभ्यता के कई उत्थान पतन देख चुका था। ईरान, उसके कई साम्राज्य आए थे, गए थे, और अमेरिका का कहीं अता पता नहीं था दुनिया में। भारतीय सभ्यता का था, भारतीय संस्कृति का था। तो एशिया जब जब कमजोर हुआ, एशिया में जब जब अपने रीजनल संपर्क हमारा कमजोर हुआ, तब तब यूरोप और अमेरिका ने शोषण की राजनीति हमारे यहाँ की। इसलिए 300 साल का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने जिक्र किया इसका। तो अगर वो 300 साल कह रहे हैं, तो हम 300 साल पीछे जाकर के इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। अब रही बात कि उसने कहा है कि वो हमको छूट देंगे। देखिए, ईरान के साथ भी यह कहा गया था कि ईरान ने महसूस किया था कि कंडीशनल सोवरेंटी हमारे पास है, यानी कि कोई दूसरा अप्रूव करता है तभी हमारे पास सोवरेंटी है। सोवरेंटी तो दूसरी जगहों पर कहीं कहीं भगवान की सोवरेंटी है, अल्लाह की सोवरेंटी है, हमारे यहाँ जनता की सोवरेंटी है। असल में सोवरेंटी एक पॉलिटिकल टर्म के रूप में एक अंडरस्टैंडिंग है राष्ट्रों के बीच में कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जो बलबनसाहत का होता है। भाई, रास्ता चलते कोई किसी को देह पर थूक दे तो बहुत ताकतवर है, तो क्या करेगा? उसने सदाशयता का अतिक्रमण किया है। तो सोवरेंटी एक सदाशयता का लाइन है, जो शक्ति के माध्यम से नहीं, सहमति और शांति की तलाश में इसकी रक्षा हुआ करती है। ट्रंप उसको भूल चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, उनके डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट का, उन्होंने क्या कहा 20 साल पहले, जो उन्होंने किया था। 20 साल पहले क्या हुआ था? ये टाइमलाइन देखिए, ये ईरान बोल रहा है 300 साल पहले, और ये बोल रहे हैं 20 साल पहले। तो 20 साल पहले भी चलते हैं। 20 साल पहले क्या हुआ था? 20 साल पहले का मतलब होता है 2005। उसका मतलब ये होता है ग्लोबलाइजेशन का पिक, एलपीजी का पिक, जहां चीन को इन्होंने दिया था। ये कहते हैं कि हमने इनको मदद किया, ग्लोबल डब्ल्यूटीओ के माध्यम से ये किया था। उसी के बाद तो डब्ल्यूटीओ को इन्होंने तोड़वा दिया ना। ओसामा बिन लादेन तो इनका इंस्ट्रूमेंट हुआ। लोग कहने में संकोच करेंगे, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर इस बात को तब से समझ रहे हैं कि वेटरन वुड इंस्टीट्यूशन के बाद डब्ल्यूटीओ की जब भूमिका खत्म हो गई और सिक्योरिटी एजेंडा वाशिंगटन कंसेंसस को लागू करने की बात थी, तो इन्होंने उसको हटा दिया और इसके लिए ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल किया। बहरहाल वो एक अलग डिबेट। लेकिन क्या हुआ था उस समय में? चीन को इन्होंने जानबूझकर इसलिए मदद की थी। चीन को ये दिया गया था क्योंकि डब्ल्यूटीओ डंकल प्रस्ताव था, और उसके तहत चीन में बहुत सारी संभावनाएं थी, और चीन के पास अंग्रेजी लैंग्वेज का उतनी फैसिलिटी नहीं थी।
2005, और यही वो कारण है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारतीय बहुत आगे निकल गए, क्योंकि हमारे पास रोमन स्क्रिप्ट और अंग्रेजी के नॉलेज का बहुत लाभ हमको मिला, जो मशीन पर चलता था। जापान ने अपने यहाँ विकसित कर लिया, लेकिन चीन के यहाँ नहीं हो पा रहा था। उसके कई कारण थे, अंग्रेजी के कारण। लेकिन 10 साल में चीन ने जबरदस्त अंग्रेजी पर अपना अधिकार जमाया और उतना ही चीनी पर अपना अधिकार बढ़ाया। आप जानते हैं अगर ईरान के कितने शब्द हमारे यहाँ चलते हैं, जो अरबी मूल से आए हुए शब्द हैं, फारसी मूल से आए हुए शब्द हैं। दोस्ती, भूमि, जमीन, दिन रात हम बात करते हैं। हमारे जो हम व्यवहार करते हैं उसमें 40% से ज्यादा शब्द अरबी फारसी मूल के हैं। हमारा संबंध आज का है। तो जब ये 20 साल बोलते हैं, ये इनका टाइमलाइन का अंतर है। तो 20 साल पहले उन्होंने चीन को परमिशन दिया और चीन ने कर दिखाया। चाहे जैसे भी क्या हो, वहां लोकतंत्र की स्थिति अपनी जगह है। वहां इन्होंने, इनके पास उस समय में डॉक्ट्रिन क्या था रोनाल्ड रेगन का, कि डेवलपमेंट का काम वही हो सकता है जहां डेमोक्रेसी होगा, लिबरल डेमोक्रेसी। और भारत की तुलना हो रही थी उस समय में कछुए से और उनकी चीन की खरगोश से। तो उनका मतलब था कि चीन इसलिए नहीं डेवलप कर पाएगा कि डेवलपमेंट का दरवाजा खुलते ही उच्छृंखलता आएगी, राज्य के प्रति विद्रोह होगा, चीन का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। थियानमेन चौक याद है ना? थियानमेन चौक पर जो कार्रवाई हुई थी चीन में, जो हजारों छात्रों को टैंकों से रौंद दिया गया था, 1000 से ज्यादा। जी, आत्मरक्षा के लिए चीन ने हर क्रूरता को अपने लोगों पर लागू किया। जितना पड़ोस पर लागू किया उससे ज्यादा अपने देश में लागू किया, लेकिन आत्मरक्षार्थ किया। ऐसा अब लगता है। मैं उनके थियानमेन चौक की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ऐतिहासिक परिस्थितियों का निदर्शन कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। 20 साल पहले जो संदर्भ सब थे, अब चीन इनका प्रतिद्वंदी बन गया और ये कहते हैं कि भारत को वह मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी एक तरह का चीनी पैटर्न ऑफ रूल भीतर भीतर डेवलप कर रहा है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चली तो चीनी पैटर्न ऑफ रिज्म डेवलप कर सकता है। मीटिंग तो कर ही चुके हैं, मीटिंग तो कर ही चुके हैं। जी जी जी, आप जानते ही हैं, आपके हमारे जो साथी आउटसाइड पैनलिस्ट लोग भी जानते हैं, सुरेंद्र सर तो जानते ही हैं। तो वो एक तरह का, जिसको बोलते हैं कि क्या उसको बोलेंगे अंग्रेजी में, इंटरपोलेटिव पॉलिटिक्स हो रही। इंटरपोलेटिव पॉलिटिक्स इस टर्म का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं कर रहा हूँ जानबूझ करके, एक दूसरे में घुस करके राजनीति हो। तो ये जो इंटरपोलेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन एशिया हो रहा है, तो उसमें ये याद दिलाते हैं। इसलिए ये युद्ध होने के साथ साथ और कई चीजें इसमें है। ये युद्ध सिर्फ गोला बारूद नहीं, बल्कि तकनीकी अध्ययनों का भी युग है। जीपीएस अब काफी नहीं है, जीएपीएस भी है। और जो चीन ने जो ईरान आज जो चिल्ला रहे हैं कि इसको रूस से और चीन से मदद मिल रही है, क्योंकि इनको पता है ना कि कल तक तो ये कह रहे थे कि नहीं गलती से हो गया, आपने ही को गिरा दिया गया। लेकिन अपने को कैसे गिराया गया? क्योंकि उसको जो है सो डिफरेंट या कंट्राडिक्टरी सिग्नल दिया गया, उस माध्यम से उनके इसको ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर लिया था शायद चीन ने अपने इससे, क्या उसको बोलते हैं, अपने सिस्टम से, क्योंकि चीन का सिस्टम अलग है, बैडू आप जानते हैं। तो उसने इनके जीपीएस को डिस्टर्ब करके कंफ्लिक्टिंग सिग्नल दिया, दोस्त को दुश्मन का सिग्नल भेज दिया कि हम ये दुश्मन आ रहा है, और अपने ही लोग गिरा दिए। अब धनंजय सर को कोई सिग्नल ऐसा दे दे कि प्रफुल्ल जी इनके दुश्मन है, तो हमको मार के गिराइए ना देंगे, भले हम इनके चाहे इतने दोस्त हों। तो जमाना तो सिग्नल पर। हमारे तक किसी को मार के गिराया नहीं है, हम वहां से वैसे नहीं स्ट्राइक डाउन होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये सब बड़ी स्थिति, तो उसको भी पढ़ने की जरूरत है। ये समझते हैं कि आज से कुछ दिन पहले की ईरान को याद कीजिए, 1974-76 के ईरान को याद कीजिए। 1953 में इन्होंने CIA के एजेंट से क्या किया था, जब ईरान में लोग भारत से अधिक खुलेपन में थे। ईरान में घूंघट और हिजाब नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक जब इस प्रकार इन्होंने ही क्रांति करवाई, इन्होंने ही उसको उकसाया, इन्होंने ही ये दिया, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि पहलवी का शासन अगर इतने खुलेपन में अमेरिका के फुटप्रिंट पर चलता रहेगा तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी।
इसलिए वहां उन्होंने उसको भड़काया। तो अपने ही पैदा करते हैं, खतरा पैदा करते हैं, अपने लड़ते हैं। और अभी की जो स्थिति है, उसने साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी ले लिया और रिलीजियस फॉर्म को भी ले लिया। ये जो हमारे जो अभी खमेनी साहब जो शहीद हुए हैं, इन बच्चे के साथ जिन्होंने दिखाया था, उसमें क्या था? रिलीजियस फॉर्म ले लिया और साइंटिफिक कंटेंट ले लिया और ये अद्भुत मिश्रण किया। और नहीं, हमारे वो जो बच्चे वाला जो वीडियो देखा होगा आपने, हमने दिखाया भी था शायद, जी जहाँ वो देखा बच्चा के कहता है खामनेई से कि भाई सर मैं जो है शहीद होना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, साइंटिस्ट बनो, अपना जीवन जियो, फिर देश के लिए लड़ना और शहीद होना। तो बड़ी बात, साइंटिस्ट बनो वाला शब्द जो है बड़ा कमाल है। आप उनको धार्मिक नेता के तौर पे देखते हैं, और जब इस्लाम की बात करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि अरे तो मुल्ला कटमुल्ला, उत्तर प्रदेश में तो सुरेंद्र भाई साहब सुन ही चुके हैं जी। एक्चुअली धनंजय सर, मैं उसी तस्वीर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उस तस्वीर में कैसे रिलीजियस फॉर्म में साइंटिफिक साइंस के कंटेंट भरे गए थे वहां पर सफलतापूर्वक, इनके पिछले 36 साल और इतने शासन काल में। और इसने यह स्थिति में अभी ये कहता है कि नहीं, हम जो है सो हमारा जो ट्रांजैक्शनल रिलेशन होगा और रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोसिटी को यानी कि लेन देन पर आधारित होगा, तुम इतना दो हम उतना दो। जबकि दुनिया में ट्रूमैन पॉलिसी सोवियत संघ की उपस्थिति में यही हुआ था कि अमेरिका को पुलिसिंग करनी है, बिग ब्रदर जैसा रोल करना है, यानी कि हिसाब किताब किए बिना दूसरों को फायदा पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन उसके अपने पक्ष में रखना है। आज सोवियत संघ है नहीं, तो इनको लगता है पूरी दुनिया हम दादागिरी करेंगे। तो आज नेटो को भी ये महसूस हो गया कि है नहीं, इनके संरक्षण की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हथियार बेचते भी हैं और हथियार हम ही से बेचते हैं, हम ही को पहुंचा लेते हैं और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। तो नेटो चरमरा रहा है और भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो आपने सुरेंद्र सर से पूछा कि ये डरता है क्या, भारत को कोई डर है क्या, मुझे तो लगता है कि अभी ये सवाल भी डरते डरते ही पूछना चाहिए। अब भाई, अब इसमें भी संदेह है क्या? डर जब सामने खड़ा है तो आदमी डरे नहीं तो करे क्या? डराते डराते आदमी खुद डरने लगता है, तो ये निश्चित रूप से डरता है। डरने में कोई दिक्कत भी नहीं है, डरना ही चाहिए। और क्यों नहीं डरेंगे? अगर नहीं डरेंगे तो कैसे होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा, मैंने तो सवाल उठाया। और ये प्रश्न है, जैसे आपने एक दिन डिफाइन किया था कि प्रश्न और जिज्ञासा में फर्क है, तो मैंने ये प्रश्न किया कि भाई आप तो राष्ट्रवाद के प्रणेता हो, आप तो कहते हो कि राष्ट्रवादी होना जरूरी है। मेरा भारत, भारत महान, हिंदू महान, भारत भी छोड़िए, हिंदू अकेले महान है, भारत में तो सब लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू अकेले महान। और हिंदू मतलब क्या? ब्राह्मणवाद महान, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही थी। और उसके बाद अगर आप ट्रंप के सामने झुक जाते हो तो कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता है। भले सुरेंद्र भाई साहब ने कह दिया कि आपको पता है जवाब, मुझे नहीं पता है, आप बोलिएगा तब ना पता चलेगा हमारे मानने से क्या होता है। हम तो लग रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन हो सकता है आप कुछ रणनीति, क्योंकि आरएसएस अक्सर कहता है कि जो हम कर रहे हैं वो चाल है। सावरकर साहब ने जो किया था वो तो अंग्रेजों को छकाने के लिए किया था, दरअसल वो रणनीति थी। तो इनकी रणनीति का पता नहीं चलता ना सुरेंद्र भाई साहब। जी प्रफुल्ल भाई, आप डिफाइन कीजिए। जी मैं 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इनका जो राष्ट्रवाद है वो वर्णाश्रित राष्ट्रवाद है। और महात्मा गांधी वगैरह जो बात कर रहे थे, भारत का जो रिलीजियस फॉर्म था उसमें अध्यात्म के लिए जगह था। अरविंदो से लेकर के तमाम को आप देखिए, वो जिस आजादी की आकांक्षा व्यक्त कर रहे थे उसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्टेंट के लिए जगह थी। वर्णाश्रित कॉन्टेंट के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वर्णाश्रम एक फॉर्म है। 2 फॉर्म अगर एक साथ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म में डिफरेंट कंटेंट रह सकते हैं, एक कैटेगोरिकल सिचुएशन है। तो वर्णाश्रम में विवेकानंद का जो स्पिरिचुअल था उसमें वर्णाश्रम नहीं था। तो वर्णाश्रम के फॉर्म में नहीं, आपको आध्यात्मिक फॉर्म में। आज राहुल गांधी ने के मुंह से शायद पहली बार आप उनके ट्वीट में देखेंगे, मैं कहीं ऐसे झलक में देख कर रहे, मैं पढ़ नहीं पाया उसको, वो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। तो ये जो कंटेंट है, ये फॉर्म कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, लेकिन फॉर्म एंड कंटेंट का रिलेशंस देखा जाएगा कैसे करते हैं। और खमेनी जो किया, एक नया पॉलिटिकल सिचुएशंस भी है, इसका स्टडी होना चाहिए और भारत के लिए तो बहुत उपयोगी है। मैंने 300 साल की व्याख्या उन्होंने उसके अर्थ के करते हुए मैंने कहा कि ये कैसे संभव है और भारत को इसमें क्या करना चाहिए। भारत में जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि वर्णाश्रित राष्ट्रवाद से
जो है सो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कर लीजिए या वर्ण विमुक्त कंटेंट, साइंटिफिक कंटेंट से उसकी लड़ाई है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में उसको नहीं स्वीकार करते हुए वो आध्यात्मिक है। हमारे संतों की परंपरा ये किसी ने भगवान के खिलाफ नहीं कहा। हर किसी ने कहा हरि को भजे सो हरि का हो, हरि के होने की प्रक्रिया थी। वही समाजवादी समय में, आधुनिक समय में वही जो नारा था कि हरि को भजे सो हरि का होई, उसकी एक ही कमजोरी थी कि वो आर्थिक मुद्दे पर संबोधित नहीं कर पाया अपने समय को। लेकिन हरि को भजे सो हरि का कही, वो हरि का विरोध नहीं था, हरि का विस्तार था, विकल्प था। आपके हरि में और हमारे हरि में अंतर है, तुलसीदास के राम में और कबीर के राम में अंतर है। तो हरि को भजे सो हरि का हुई, यही आधुनिक समय में आ गया कि कमाने वाला खाएगा, जोतने वाला पाएगा, जो हल जोतेगा उसे का जमीन होगा। तो उसी में तरह सभी भूमि गोपाल की तो तमाम तरह से घूमते हैं। अभी जो बिहार में हो रहा है, ये जो कह रहे हैं, आपने बिहार की चर्चा की, देखिए अस्वाभाविक फैसला है। अस्वाभाविक समय में पता नहीं क्या इसमें में समय चल रहा है। ये निश्चित रूप से एक अस्वाभाविक फैसला है कि कोई भी मुख्यमंत्री राज्यसभा क्यों जाना चाहेगा, राज्यसभा का मेंबर बन के क्यों संतुष्ट हो सकता है? ये कोई तीर्थ यात्रा है क्या? लेकिन हाँ, हो भी सकता है कुछ ऐसी बात होगी जो उनको समझाई गई है, उनको समझ में आई है। अभी बहुत धीरे धीरे इसलिए कदम रखने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार जी का प्रभाव एक जबरदस्त है। नीतीश कुमार जी बाय बर्थ लीडर है। मैं क्या कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी बाय बर्थ लीडर है और शिंदे साहब बाय बर्थ लीडर नहीं थे। शिंदे साहब बाय बर्थ लीडर नहीं है, अपने दम पर नहीं थे। जो शिवसेना के थे ना बाला साहब, उनके कृपा से नेता थे। अजीत पवार चाचा की कृपा से नेता थे। लेकिन नीतीश कुमार, हाँ ये बात आप तेजस्वी यादव के संदर्भ में कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी से और ये चाणक्य से भी अधिक क्या उसको बोलते हैं, पुराने अनुभवी हैं। और ये नीतीश कुमार समाजवाद के चाणक्य कहलाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह हैं। तो ये दोनों चाणक्यों का मेल हुआ और उम्र के समय में बड़े मुस्कुरा करके उनको कराया। तो बहुत धीरे धीरे बीजेपी इस पे भी कदम रख रही है कि देखिए वो एक जड़ को उखाड़ करने, आपको आप तो गांव जाते रहते हैं, आपको गांव का अनुभव होगा, सुरेंद्र सर को तो होगा ही। जब एक पौधे को उखाड़ करके दूसरे जगह रोपते हैं तो बड़ी सावधानी से लोग उखाड़ते हैं ताकि उसकी जड़ें नहीं कहीं टूट जाए। जो पतली पतली जो रेशा जो जड़ होता है उसमें कई जड़ें ऐसी होती है जिसको झटके से अगर उखाड़ेंगे आप तो कहीं इस तरह से टूट जाएगा कि फिर जहां लगाएंगे वहां लगेगा नहीं, सूख जाएगा। तो बहुत सावधानी से जेडीयू की जड़ को ये उखाड़ रहे हैं, इसको फिर से ट्रांसप्लांटेशन करेंगे अपने यहाँ, जैसे कि धन रोपनी होती है वैसे। तो धन रोपनी की जो कला होती है, जो धान का बिचड़ा हम उखाड़ेंगे तो नहीं उखड़ेगा, दूसरे रंग का हो जाएगा, टूट जाएगा। जब उखाड़ता है, उखाड़ने की भी अपनी उसकी एक कला होती है और उसके रोपने की भी एक कला होती है। ऐसे उखाड़ो ऐसे रोपो, तो बिचड़ा होता है धान का, अब जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इसलिए सावधानी से काम कर रही है। अभी जिस मुख्यमंत्री को वहां बैठाएगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद के बिना उसमें अस्थिर रहेगा। और हो यह भी सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को अस्थिरता के और अनिश्चितता के दौर में झोंक देना चाहती है। मैंने कल मजाक में एक बात कही थी, लेकिन वह बात मजाक से आगे जाकर के आप देखेंगे तो वो चाहती है कि बिहार को अपना वह बेस बना करके बंगाल की पॉलिटिक्स को साधे। अभी जो वहां गवर्नर आए हैं आर एन रवि, वो बिहार के ही हैं, क्योंकि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा रहा है। मनोभाव भी बहुत मिलते रहते हैं। और जब मतदाता के नाम कटे हैं, और इसको बंगला राष्ट्रीयता से मैंने पहले कहा कि डेमोग्राफ्ट है राष्ट्रपाल यहाँ का, उसको कोई छू नहीं सकता है। तो अगर हिंदी जातीयता या हिंदी वाले की बात अगर उठेगी तो यहाँ पर जो बिहार के आवासी हैं उनको यहूदी की तरह माना जाएगा क्या? भारत बदल रहा है। तो मैंने जो कहा था उसको मैं डिकोड कर रहा हूं, उसका मतलब क्या था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं।
बंगाल की राजनीति को लेकर। तो यह हमारी तमाम परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में हमें वैश्विक स्तर पर भी निपटना है, राष्ट्रीय स्तर पर रखना है। हमें वर्णाश्रम या वर्णाश्रयी राष्ट्रवाद से बच करके या मनुवादी राष्ट्रवाद से बचते हुए भारतीय राष्ट्रवाद और उसके आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा करनी है। उसी के बल पर हम आगे बढ़ पाएंगे, लड़ पाएंगे, टिक पाएंगे। और ईरान की रही बात कि ईरान हारेगा नहीं, ईरान ने बहुत उत्थान पतन देखा है, उसको पता है कि लड़ाई क्या चीज होती है, लड़ा कैसे जाता है। ईरान के जो लोग हैं उस जमीन से उपजे हुए लोग हैं, शरणार्थी लोग नहीं है ईरान में।